आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन लाल फाइल्ड इंसॉल्वेंसी पिटीशन ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, फिर क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड बाय द लीन ऑन शेयर्स 8000। ठीक है, मतलब 8000 क्रेडिटर्स हैं और शेयर्स की वैल्यू नीचे दी होगी कि कितनी है। उसके बाद फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 20 के हैं सिर्फ, और ये स्टॉक पर, यहाँ पर स्टॉक दिया गया है, हाइपोथिकेट किया गया है। ठीक है, मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग यानी लोन लिया है मॉर्गेज बिल्डिंग पर, तो ये भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे। अब ये देखना होगा कि फुली सिक्योर्ड है कि पार्टली है। अगर वैल्यू ऑफ असेट पूरी तरह से लाइबिलिटी को कवर करे तो फुली सिक्योर्ड है। उसके बाद उसी के नीचे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग दे रखी है 2200, तो यानी ये जो ऊपर वाला 2000 का लोन है मॉर्गेज का, ये फुली सिक्योर्ड है। ठीक है, फिर है लाइबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड की जो लाइबिलिटी होती है, तो उसमें जितना डाउटफुल होता है, जो पे नहीं करेगा ड्रॉई, वो फिर इंसॉल्वेंट पर्सन पे फॉल होगा। राइट, तो ये वैसे तो टोटल बिल जो डिस्काउंट कराए गए हैं यहाँ पर वो 1400 के दे रखे हैं, मगर जो लाइबिलिटी एस्टिमेटेड टू रैंक है वो 700 है। तो लाइबिलिटी जो कंसिडर की जाएगी दैट विल बी 700। फिर 6 मंथ का रेंट ड्यू है लैंडलॉर्ड का, और उसके बाद है क्रेडिटर्स पेबल इन प्रायोरिटी ऑफ टैक्सेस एंड वेजेस। ठीक है, तो ये प्रेफरेंशियल हो जाएंगे। जो टैक्सेस के क्रेडिटर्स हैं और वेजेस के हैं दैट विल बी प्रेफरेंशियल। बैड, उसके बाद बुक डेट्स दे रखी हैं गुड, डाउटफुल एंड बैड करके। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसके बाद दे रखी है, सरेंडर वैल्यू दे रखी है। सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ख़त्म किया जाएगा तो क्या अमाउंट रिसीव होगा फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर इंसॉल्वेंसी होती है तो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर टेक ओवर कर लेता है और उसके बाद उसको सरेंडर कर देता है, तो सरेंडर वैल्यू ही रिसीव होती है। राइट, तो ऑल्दो इट इज़ अ पर्सनल एसेट, लेकिन ये हम लेंगे कहाँ, लिस्ट ई में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर 8000 दे रखी है, और स्टॉक को मॉर्गेज किया था अगेंस्ट 1 क्रेडिटर्स, जो आपके ऊपर दे रखे थे कि क्रेडिटर्स फुली सिक्योर्ड बाय लीन ऑन स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू ये दे रखी है। तो जो असेट्स सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं उनको हम लिस्ट ई में नहीं दिखाते हैं। उसके बाद शेयर्स की रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है, कैश इन हैंड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग लिस्ट में जाएगा। मशीनरी दे रखी है, मशीनरी की वैल्यू जो है वो रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है और बुक वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, और अदर एसेट्स हैं। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि देयर इज़ अ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द डेटर कैन नॉट नाउ कंप्लीट ऑफ 300, बट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक फॉर डिविडेंड अगेंस्ट द डेटर्स स्टेट। ठीक है, तो एक लाइबिलिटी 300 की है, तो इस लाइबिलिटी जो ये 300 की लाइबिलिटी है, इसको हम ये मानेंगे कि ये क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर इसका कुछ नहीं करना है। एक एडिशनल लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं और उसके बाद वो पे भी नहीं होना है, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एनीवेयर। ठीक है, कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी अगर इमर्ज होती है तो वो फिर, और अगर पेबल है तो इन दैट केस वो लिस्ट ए में जाएगी, और उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट में भी एडिशनल लाइबिलिटीज शो करते हैं। बुक वैल्यू, बुक बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी गिवन होते हैं, अगर उससे कुछ एडिशन हो रहा है लाइबिलिटी का, तो जो जितना एडिशन हो रहा है दैट इज़ टेकन इनटू डेफिशिएंसी अकाउंट ऑल्सो। A loss of 140 was sustained in the year after allowing interest on capital of 240. जो पूरा साल फाइनेंशियल ईयर है उस साल लॉस हो रहा है 140 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 240 है। ड्राइंग्स जो हैं वो 720 की हैं। 1 अप्रैल 2015 को ही बिजनेस कमेंस किया था विद अ कैपिटल ऑफ 4000। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन है दिस विल बी यूज्ड इन डेफिशिएंसी अकाउंट। जो कैपिटल है, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दैट विल बी कंसिडर इन डेफिशिएंसी अकाउंट। राइट, तो ये क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग करते हैं। पहले लिस्ट वाइज देख लेते हैं कि अलग अलग लिस्ट में क्या क्या होगा, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे एंड डेफिशिएंसी अकाउंट दोनों बनाएंगे। क्वेश्चन को करते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में ही सारी लाइबिलिटीज़ दे रखी है, तो हम लोग लिस्ट ए में देख लेते हैं कौन कौन सी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लिस्ट ए में सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएंगे।
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, ठीक है। जो 300 की एक एडिशनल लाइबिलिटी नीचे दे रखी है उसको हम ये नहीं मान रहे हैं कि इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। वो एक अलग सी लाइबिलिटी थी जो अब राइज नहीं होगी, पेबल नहीं है, राइट। अगर हम अज्यूम ये करते कि इसमें इंक्लूडेड है तो फिर यहाँ पर लेस हो जाता वो अमाउंट 300 का, बट हम ये अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसके बाद और कौन से अनसिक्योर्ड नेचर की लाइबिलिटीज़ हैं? सेकेंड वाली जो दे रखी है क्रेडिटर्स पार्टली, ये तो सिक्योर्ड लाइबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्रेडिटर्स दे रखे हैं फुली सिक्योर्ड बाय लीन ऑन स्टॉक, दैट इज़ ऑल्सो सिक्योर्ड लाइबिलिटी। ये वाली फुली सिक्योर्ड है और ऊपर वाली जो है पार्टली सिक्योर्ड है। फिर मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग, ये भी सिक्योर्ड लाइबिलिटी है। फिर है लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, तो जितना रैंक होता है वो हम लेते हैं, लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर एक कॉलम हम ग्रॉस का बना रहे हैं और एक हम एस्टिमेटेड का बना रहे हैं, एस्टिमेटेड टू रैंक, तो ये 15,000 दोनों में हो जाएगा। और यहाँ पर फिर जो हमारी लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड है वो ग्रॉस लाइबिलिटी तो 14,000 की थी, लेकिन 700 ऐसे हैं जो इंसॉल्वेंट पर्सन को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्टिमेटेड टू रैंक में आ जाएगा 700, राइट। उसके बाद और जो भी इंफॉर्मेशन इसके बाद दे रखी है वो आपके एसेट से रिलेटेड है, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू एसेट्स, राइट। एक और इन्फॉर्मेशन हाँ इसी लाइबिलिटी के नीचे दे रखी है, 6 मंथ का रेंट दे रखा है लैंडलॉर्ड का 300। तो अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता है कि किस सिटी से रिलेटेड है इंसॉल्वेंट पर्सन, तो फिर हम उस केस में यही मानते हैं कि जो पर्सन है इंसॉल्वेंट पर्सन ही इज़ अ रेसिडेंट ऑफ नॉन मेट्रो सिटीज़ जिनकी बात कही गई है प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट में। तो उस केस में हम ये मानते हैं कि बिलोंग नहीं करता है कलकत्ता, मुंबई या चेन्नई से रिलेटेड वो नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग प्रोविंशियल के रूल लगाएंगे, और प्रोविंशियल में रेंट जो होता है लैंडलॉर्ड का वो प्रेफरेंशियल नहीं होता है, ठीक है। तो पूरा ही रेंट जो लैंडलॉर्ड को ड्यू है वो हम लोग ले लेंगे लिस्ट ए में, ये अनसिक्योर्ड हो गया, ठीक है। तो रेंट हो जाएगा, रेंट 300 का है तो रेंट ले लेंगे 300 का यहाँ पर, राइट। अब ये टोटल यही 3 है लाइबिलिटीज़ जो आपके रिलेटेड टू लिस्ट ए हैं। तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 16,000 और यहाँ पे हो जाएगा 16,700, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिस्ट ए। अब इसके बाद लिस्ट डी से रिलेटेड लाइबिलिटी सिर्फ एक ही है, यहाँ पर दे रखा है क्रेडिटर्स फॉर टैक्सेस एंड वेजेस ऑलरेडी गिवन है, तो अलग से नहीं दिखाएंगे, सीधे हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर में दिखाएंगे। 300 के क्रेडिटर्स हैं जो प्रेफरेंशियल हैं, जो टैक्सेस वाले क्रेडिटर्स हैं वो प्रेफरेंशियल हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो फिर आपकी असेट्स की दे रखी है। तो अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। लिस्ट ए की लाइबिलिटी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए जो ऊपर कैलकुलेट किए थे, एस्टिमेटेड टू रैंक में यहाँ पर 16,000 हो जाएगा और यहाँ ग्रॉस लाइबिलिटीज़ में 16,700, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, ठीक है। इनर कॉलम में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 2 क्रेडिटर्स दे रखे थे। एक तो आपका था क्रेडिटर्स फुली सिक्योर्ड बाय द लीन ऑन स्टॉक 20, एक क्रेडिटर 20 के थे और एक और था मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग 2000 का। तो यहाँ पर हम टोटल क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखते हैं पहले, तो 2000 + 20 तो ये हो जाएगा 2020। इसके नीचे हम लेंगे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी।
वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में भी अब दो एसेट होंगे। यहाँ पे हम क्लब करके दिखाते हैं। दो हमारी लाइबिलिटी थी लिस्ट बी से रिलेटेड, एक 20 रुपीज़ की थी जिसके अगेंस्ट स्टॉक दिया गया था, और एक मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग है 2000 का। तो टोटल लाइबिलिटी की वैल्यू हो गई 2020। ठीक है। अब असेट्स में जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो है 2200, 2200। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू है 2200 और स्टॉक की वैल्यू जो है वो कितनी है 8000। तो टोटल जो हमारी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो क्या हो जाएगी 2200 प्लस 8000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10,200, राइट। तो 10,200 टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, और इसके अगेंस्ट जो लाइबिलिटी है वो 2020 की है। तो जो बचेगा वो सरप्लस हो जाएगा, सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। ठीक है, सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा जो है वो कितना हो जाएगा 8000, यहाँ पर इसको माइनस करके 8180 आ जाएगा। ठीक है, तो 8180 सरप्लस है, ये हम इनर कॉलम में लिखते हैं और उसके बाद फिर हम इधर दिखाएंगे, बाद में ऐड करेंगे असेट साइड में लास्ट में, जब सारे रिलाइजेबल असेट साइड की लिस्ट ई, एफ और जी दिखा देंगे, उसके बाद हम ये सरप्लस असेट साइड पे ऐड करते हैं। ठीक है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो लेंगे दैट विल बी पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, ये भी इनर कॉलम में लेते हैं। पार्टली सिक्योर्ड की सिर्फ एक ही क्रेडिटर्स हैं, लीन ऑन शेयर्स 8000। ठीक है, और जो शेयर्स की वैल्यू है वो है 3200। ठीक है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ शेयर्स दे रखा है वो कितना दे रखा है 3200 है, और इसके अगेंस्ट जो लाइबिलिटी है वो 8000 की है। तो लाइबिलिटी जो है वो असेट की वैल्यू से कवर नहीं हो रहा है, इसीलिए लिस्ट सी में। तो यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटी जो होती है वो हम ऊपर यहाँ पे लिखते हैं और उसमें हम फिर लिखेंगे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी नीचे। ठीक है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यहाँ लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी हो जाएगी 3200। तो 3200 8000 में से पे ऑफ हो जाएगा, जो बचेगा वो पे ऑफ नहीं हो पाया है असेट की वैल्यू से, तो वो रैंक करता है फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ, और हम उसको बाहर के कॉलम में शो करते हैं। तो 4800 पे ऑफ नहीं हो पाया। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। अब हम इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो हम लोग लेते हैं दैट वी कंसिडर्ड इन इनर कॉलम, उसको हम इनर कॉलम में ही लेते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं वो कितने हैं, सिर्फ एक ही दे रखे हैं 300 के। तो यहाँ पे हम इनर कॉलम में ही दिखाएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और यहाँ पे लिख देते हैं टू बी डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा, टू बी डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। ठीक है, तो अब जो बची हुई लाइबिलिटीज़ हैं जिसमें लिस्ट ए की लाइबिलिटीज़ है, लिस्ट सी के बचे हुए क्रेडिटर्स हैं, और पार्टली सिक्योर्ड ये हो गया पार्टली सिक्योर्ड के बचे हुए, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, इनका पेमेंट करना है। तो इन तीनों लाइबिलिटीज़ में हम सबसे पहले असेट साइड में जो असेट रिलाइज होंगे उनमें से हम 300 का जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है वो सबसे पहले पे ऑफ करेंगे। तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। तो लिस्ट ई में प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में अंदर के कॉलम में हम बुक वैल्यू लिखते जाएंगे और बाहर के कॉलम में रिलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले कैश इन हैंड है तो ले लेते हैं कैश इन हैंड। इसको ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में दिखा सकते हैं या ऑर्डर ऑफ सॉल्वेंसी में दिखा सकते हैं। तो जो लिक्विड एसेट्स होते हैं, जो करंट एसेट्स होते हैं यानी उनको पहले दिखाएंगे। ठीक है, तो 40 कैश इन हैंड है बाहर के कॉलम में भी, अंदर। फिर उसके बाद मशीनरी ले लेंगे। मशीनरी की जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो है 2400, और 300 जो है वो इसकी बुक वैल्यू है। मशीनरी के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है। तो फर्नीचर और फिटिंग 300 उसकी रिलाइजेबल वैल्यू बाहर हो जाएगी, बुक वैल्यू 600 है। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स नहीं, इसमें फर्नीचर जो है दिस इज़ ऑफ 700 एंड
एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 600, ठीक है। फर्नीचर 700 का है, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है 600, ठीक है। उसके बाद फिक्चर्स एंड फिटिंग अलग से दे रखा है, फिक्चर्स एंड फिटिंग, ठीक है, ये दे रखा है। इसकी बुक वैल्यू 600 है और रिलाइजेबल वैल्यू इज 300। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो गिवन है, सरेंडर वैल्यू ही सिर्फ गिवन है तो सरेंडर वैल्यू ही लेंगे। जो पर्सनल एसेट्स है वो रिलाइजेबल वैल्यू ही उसकी सिर्फ दिखाते हैं, बुक वैल्यू का यूज़ नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं दे रखे हैं, और हम फुल रिलाइजेबल वैल्यू से इनको शो करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में। जो बिजनेस एसेट्स हैं बैलेंस शीट में दे रखे हैं उनका हम लॉसेस लेते हैं डेफिशिएंसी में, जो प्राइवेट एसेट्स हैं वो फुल रिलाइजेबल वैल्यू पे कंसिडर करते हैं, वहाँ फुल रिलाइजेबल वैल्यू शो की जाएगी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू है, जब उसको सरेंडर किया जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी से 1000 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। अब बाकी जो असेट्स थे, स्टॉक है, बिल्डिंग है, वो नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, बिकॉज जो असेट सिक्योरिटी के तौर पे दिए जाते हैं वो हम यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं, उनको हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं लिस्ट बी और सी में, राइट। तो ये इतने असेट्स थे जो फ्री असेट्स थे, इनको ले लिया। अब हम इसके बाद लेंगे बुक डेट्स एज पर लिस्ट, बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ, ठीक है। इसको हम 3 हेड्स में दिखाते हैं, गुड, डाउटफुल और बैड, ठीक है। गुड में पूरा रिलाइज होता है, जितना दे रखा है फुल अमाउंट विल बी रिलाइज, 4000 दे रखा है, 4000 का 4000 रिलाइज हो जाएगा। उसके बाद डाउटफुल में टोटल दे रखा है 800 और जितना एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है वो 400, मतलब ऐसे 800 ऐसे डेटर हैं जिनसे सिर्फ 400 ही मिलेगा अमाउंट, ठीक है। तो रिलाइजेबल वैल्यू हम बाहर लिखेंगे। उसके बाद बैड में कुछ नहीं मिलेगा, बैड कितने हैं, बैड आर 1200, ठीक है। तो 1200 इनर कॉलम में लिख के छोड़ देंगे, राइट। फिर उसके बाद है, ये हो गया, बुक डेट्स हो गई। फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दे रखा है तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग लिस्ट में दिखाया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट, एज पर लिस्ट जी, ठीक है। ये हो जाएगा, अमाउंट इसका है 260। उसके बाद अब हम ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब इसमें हम ऐड करते हैं सरप्लस, जो सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा लिस्ट बी का बचता है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो सरप्लस कितना था, 8180 का सरप्लस था, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सब असेट्स का टोटल वैल्यू जो है वो हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 17180, ठीक है। 17180 ये हो जाएगा। राइट। फिर अब इसमें से ये हमारे असेट्स का टोटल रियलाइजेशन है और सरप्लस भी ऐड कर दिया, तो टोटल अमाउंट अवेलेबल फ्रॉम ऑल द असेट्स कितना हो गया, 17180 हो गया, राइट। तो अब ये जो अमाउंट है इसमें से सबसे पहले हम पे करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा, ठीक है। इधर लिखते हैं टू बी डिडक्टेड और इधर लिखते हैं डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, 300 के थे, तो इसमें से 300 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे ऑफ हो जाएंगे, तो ये बचेगा 16880, राइट। अब इसमें से अब यहाँ पर इतना अमाउंट अवेलेबल और इधर का टोटल कर लेंगे। लाइबिलिटी साइड का जो टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी साइड में 2 ही आइटम होंगे, एक लिस्ट ए का होगा और एक लिस्ट सी का जो बाहर होगा।
तो इन दोनों को ऐड करके हमारी जो टोटल लाइबिलिटी पे करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अब पे ही हो गए हैं, तो टोटल अब जो पे करना है वो कितना करना है, 20,800 करना है। दोनों का टोटल हो जाएगा 20,800, लेकिन अमाउंट अवेलेबल है 16,880। तो ये जो दोनों का डिफरेंस होगा वही डेफिशिएंसी हो जाएगा, और डेफिशिएंसी जो है वो लॉस बेयर करेंगे क्रेडिटर्स। मतलब क्रेडिटर्स को 20,800 के क्रेडिटर्स को सिर्फ 16,880 का पेमेंट हुआ है, बाकी उनकी डेफिशिएंसी हो गई, लॉस हो गया। डेफिशिएंसी तो इंसॉल्वेंट पर्सन की हुई और क्रेडिटर्स के लिए यही चीज़ क्या हो गई, लॉस हो गई। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, और उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट बना के इस डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच जो है, दोनों की डिफरेंस हो जाएगा 3,920 की, फिर दोनों साइड बोथ साइड टोटल सेम हो जाएगा 20,800। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पर वो हो जाएगी आपकी डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी हो गई 3,920 की, राइट। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे। अब डेफिशिएंसी अकाउंट को हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। तो अगर एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी है, यानी क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल है, तो हम उसको यहाँ पर लेंगे लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिशिएंसी अकाउंट का प्रोफार्मा, लेफ़्ट साइड पे वो सारे आइटम्स होते हैं जो डेफिशिएंसी को कम करते हैं, और राइट साइड पे वो सारे आइटम्स शो करते हैं जो डेफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल दे रखा है तो इधर दिखाएंगे, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ सिर्फ कैपिटल दे रखा है तो हम उसको क्रेडिट ही मानेंगे, वो हम दिखाएंगे ऑन द लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कैपिटल ले लेते हैं। कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 4,000, ठीक है। उसके बाद अगर प्रॉफिट्स प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं तो इसी साइड आएगा, और अगर लॉसेज हैं तो विल राइट हियर। तो लॉस एक ही साल हुआ था बिजनेस को और उसके बाद वाइंड अप हो रहा है, तो एक साल का लॉस दिया है 140, 140 का लॉस ले लेंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता है और ड्राइंग्स आपकी राइट साइड पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर ले लेंगे, गिवन है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 240 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, ये ले लेंगे इस साइड, ठीक है। ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, ड्राइंग्स इधर आ जाएंगी। ड्राइंग्स आपकी हैं 720 की, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके लॉसेस दे रखे हैं, स्पेक्यूलेशन के लॉसेस या अदर टाइप ऑफ लॉसेस, एवरी लॉस विल बी टेकन इन डेफिशिएंसी अकाउंट, और लॉसेस इधर दिखाएंगे हम राइट साइड पे, ठीक है। तो और कोई लॉस नहीं दे रखा है, लेकिन अब इसके बाद हम इसमें जो भी लॉसेस असेट के रियलाइजेशन से रिलेटेड अगर लॉस है तो इधर आएगा, और अगर प्रॉफिट है तो इधर आएगा। तो यहाँ पे हम सभी सारे ही असेट्स के लॉस लेंगे जो हमने सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं वो भी, और उसके अलावा जो और असेट्स हैं फ्री असेट्स उनके लॉसेस भी लेंगे। कोई ऐसा असेट है जो बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है और अलग से बताया गया है तो वो हम रियलाइजेबल वैल्यू पे लेते हैं। बाकी जो बैलेंस शीट में असेट्स दे रखे हैं उनके लॉसेस या प्रॉफिट्स को कंसिडर करते हैं। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स है तो उसमें एक एक करके देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया था वहाँ पर भी इनर कॉलम में अमाउंट्स लिखे थे और बाहर के कॉलम थे में भी लिखे थे, तो वहाँ पे कंपेयर करके एक एक के लॉसेस यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी लॉसेस थे उनको हम लोग देख लेते हैं। जो पहले हमने दे रखा है सिक्योरिटी के तौर पे असेट, उसका लॉस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लॉस है आपका स्टॉक से रिलेटेड जो लॉस है वो कितना है, 4,000, 12,000 का था, रियलाइजेबल वैल्यू 8,000 थी, तो 4,000 का लॉस हो गया स्टॉक पे, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं फर्नीचर का लॉस। फर्नीचर का लॉस जो है वो है 400 का, ठीक है। देन फर्नीचर एंड फिक्चर्स का टोटल लॉस 400 का है, ठीक है। तो फर्नीचर पे तो 100 का लॉस है और फिक्चर्स पे 300 का, अलग अलग भी शो कर सकते हो। 700 बुक वैल्यू थी फर्नीचर की, 600 रियलाइजेबल वैल्यू, 100 का लॉस फर्नीचर पे हो गया, और 600 की फर्नीचर फिक्चर्स एंड फिटिंग था, और 300 का उसका रियलाइजेबल वैल्यू था, तो 300 का लॉस यहाँ हो गया। तो टोटल 400 का लॉस हो गया फर्नीचर और फिक्चर्स पे, ठीक है। उसके बाद बुक डेट्स का लॉस देख लेते हैं।
जिसको हम बुक डेट, लॉस ऑन बुक डेट कह सकते हैं, या फिर हम बैड डेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल बैड डेट्स जो हैं, बैड डेट्स क्या हो जाएंगी, तो टोटल बैड डेट्स में जो बैड है वो भी बैड यहाँ पे आएगा। 1200 के तो बैड डेट्स थी, और जो डाउटफुल में जितना रियलाइज़ नहीं होता है वो भी लॉस है। तो 800 में से 400 रियलाइज़ हुआ है, मतलब 400 रियलाइज़ नहीं हुआ है, तो टोटल बैड डेट्स हमारी कितनी हो जाएंगी, 1600 की। ठीक है, जो बैड के नाम से दे रखी वो प्लस डाउटफुल में जितना रिसीव नहीं हुआ है वो दोनों मिला के 1600 का हमारा बैड डेट लॉस हो गया। उसके बाद मशीनरी का लॉस देख लेते हैं। मशीनरी का लॉस है 600 का। ठीक है, मशीनरी 3000 की थी और 2400 की रियलाइज हुई है, तो यानी 600 का लॉस हो गया मशीनरी पे। ठीक है, और क्या इसमें रह गया है, शेयर्स में सिर्फ रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है, तो हम शेयर्स का यहाँ पे लॉस नहीं लेंगे। अगर उसकी भी कुछ बुक वैल्यू दे रखी होती तो फिर डिफरेंस लेते, राइट, तो वो लॉस इसीलिए शेयर्स का नहीं है, उसकी सिर्फ रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है। इसके अलावा जो नई लाइबिलिटी इमर्ज होती है वो हम लेते हैं। तो लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड न्यू लाइबिलिटी होती है जो बैलेंस शीट में नहीं दी है। बिल रिसीवेबल जब हम डिस्काउंट कर लेते हैं तो वो बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट में फिर उसके बाद शो नहीं होते क्योंकि पैसा रियलाइज़ हो गया है। लेकिन अगर फिर से दोबारा लाइबिलिटी उसमें इमर्ज हो रही है तो वो एक एडिशनल लाइबिलिटी है जिसको हम डेफिशिएंसी अकाउंट में दिखाते हैं। तो कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी अगर इमर्ज हो रही है दैट विल बी टेकन इन डेफिशिएंसी अकाउंट। तो आप ये याद रखिएगा कि लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, राइट साइड पे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये डेफिशिएंसी को बढ़ाएगा 700 जितना रैंक कर रहा है वो। ठीक है, प्राइवेट असेट्स अगर होंगे तो इधर आएंगे, प्राइवेट लाइबिलिटीज़ अगर होंगी तो यहाँ पर आएंगी, राइट। ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डेफिशिएंसी ले लेते हैं। सब हो गया। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच जो आई होती है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच हमारी कैलकुलेट होकर आई थी 3920। ठीक है, और इसके बाद इसको लेने के बाद दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, 8160 आ रहा है, राइट। और अगर नहीं आता है तो फिर अनएक्सप्लेन लॉस हो सकता है या अनएक्सप्लेन प्रॉफिट, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे। ठीक है, तो दिस इज डेफिशिएंसी अकाउंट।